मॉर्निंग, नमस्ते। सीईटी का नोटिफिकेशन कल शाम को ही आ गया था। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो का वेट कर रहे थे। बहुत सारे मैसेज भी मिले कि सर इस पे आप वीडियो बनाइए और जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा क्लियर करिए। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो वीडियो के बीच में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, एडजस्ट कर लेना। सबसे पहली चीज़ सीईटी और कट ऑफ डेट। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट आप 8 जुलाई को ही लेके चलिए। अभी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। आप इस टाइम पे जो सीईटी फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम 8 तारीख तक आप एलिजिबल होने चाहिए, 8 जुलाई तक। यानी ग्रुप सी के लिए 12th पास होने चाहिए, ग्रुप डी के लिए 10th। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। इसके बाद थर्ड, अब कुछ सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या हम कोई डिप्लोमा कर रहे हैं उसके फाइनल ईयर में हैं तो हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। वैसे ये बहुत क्लियर तो इसमें नहीं दिया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा आगे की चीज़ें जानता हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट सेकंड पेपर होगा तो सेकंड पेपर के टाइम पे जो इन्होंने बताया है, चेयरमैन अक्सर इंटरव्यू में भी बताते रहते हैं कि सेकंड जो टेस्ट होगा उस टाइम पे दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे। मान लीजिए ग्राम सचिव पटवारी के लिए आवेदन मांगे गए तो सेकंड टाइम में जितनी भी वैकेंसी होगी उनके 4 गुना बुलाएंगे। तो बताएंगे भाई इतने रैंक तक के बच्चे या जो भी वो बताएंगे यहाँ तक के अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पे देखा जाएगा कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। वो लास्ट डेट फिर जब दोबारा अप्लाई करवाएंगे वो लास्ट डेट देखी जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी के। तो फाइनल ईयर वाले हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले हैं। किसी के सेकेंड हो किसी की फाइनल हो तो सेकेंड वाले की तो संभावना नहीं लगती कि 1 साल लग जाए, लेकिन फाइनल वालों को चांसेस मिल जाएगा तब भी। या आप कोई डिप्लोमा वगैरह करना है तो वो वैकेंसी पे बात है, कब एग्ज़ाम लेंगे और कब आपसे फॉर्म दोबारा भरवाएंगे सेकंड टेस्ट के लिए, तब आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। ये एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का था जो मैंने क्लियर कर दिया। सबसे सेकंड चीज़, पोस्ट टू बी एडवर्टाइज आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीईटी। कौन से एडवर्टाइजमेंट है वो आगे दी हुई है, देख लेंगे। रिजर्वेशन है, एज लिमिट। चलिए, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको पता है। सिलेबस पे बात करेंगे, एग्जामिनेशन पे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये हम इन पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हम कमीशन डिसीजन फाइनल पे बात करेंगे, कैंडिडेट के मार्क्स और कुछ पॉइंट्स आगे हैं उस पे भी बात करेंगे। तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि डिमांड थी वीडियो की। 8 जुलाई, ठीक है, आप पोर्टल पे 8 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट जो भी है और कट ऑफ डेट अब यही मानी जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर है, पहले भी बता चुके हैं। 30 से कम वैकेंसी है तो 150 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 5 टाइम्स 150 तक लगा लो मैक्सिमम। मान लो 20 ही पोस्ट हुई तो 100 बच्चे बुलाए जाएंगे। 30 से 40 हुए तो 150 बुलाए जाएंगे और इससे ज़्यादा होंगे तो फिर 4 गुना बुलाए जाएंगे। 40 से ज़्यादा वैकेंसी हुई तो 4 गुना बुलाए जाएंगे। अब ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। मान लो वाटर पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो 300-400 वैकेंसी आनी है। अब 1000 रैंक में आप नहीं आए, लेकिन ये 1000 रैंक सिर्फ टोटल 1000 रैंक नहीं है। इट मीन्स वाटर पंप ऑपरेटर जितने हैं उनमें आप 1000 रैंक में आएंगे, तब जाके आप 250 पोस्ट होगी तो 1000 रैंक तक का बात बनेगी। 300 होगा तो 1200
रैंक तक की बात बनेगी। मेरी बात समझ गए होंगे आप। यानी मान लीजिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी आनी है, तो फार्मासिस्ट अब मान लो वैकेंसी आनी है 100, तो आप टॉप के फार्मासिस्ट की अगर बात, सारे फार्मासिस्ट तो लगभग रजिस्टर्ड 6-7 हज़ार है, जिसमें से 4-5 हज़ार अप्लाई भी करते हैं। तो सीधी सी बात, अगर 100 पोस्ट आती है तो आपको टॉप के 400 जितने फार्मासिस्ट हैं जो अप्लाई करेंगे, उनमें टॉप में 400 में आप आने चाहिए, तब जाके आप टेस्ट सेकंड दे पाएंगे। ये सीधी सीधी बात है, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दी। कट ऑफ डेट, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मैंने बताई थी 8 तारीख रहेगी। अब ये देखो, फॉर स्किल एंड रिटन एग्जाम फॉर ग्रुप सी पोस्ट, कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट। जो अब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अभी हमारे आगे आ गया, तो ये चीज़ें फिर दोबारा से क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सेकेंड टाइम ग्रुप सी के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो जो कट ऑफ क्लोजिंग डेट होगी, एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ देखिए, विच विल बी इश्यूड बाय द कमीशन आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीईटी होने के बाद जो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है, कैंडिडेट शैल पोजेस ऑल डॉक्यूमेंट प्रायर टू दैट कट ऑफ डेट, उससे पहले पूरी होनी चाहिए। चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये मैंने बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर कर दिया अपने एक्सपीरियंस से, अब आपको ये चीज़ें दे भी रखी है। दूसरी एक और चीज़ है, 26,000 पोस्ट के बारे में बताया है कि 26,000 पोस्ट टेंटेटिवली आने वाली है, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, 5,000 पुलिस और 1,000, मतलब 5,000, 6,000 टोटल हो गई, 5,000 मेल कांस्टेबल, 1,000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती भी इसी में शामिल है। और लास्ट के पॉइंट में भी दिया हुआ है, और ये पहले से क्लियर था कि इसका रिजल्ट जैसे दे दें, कल बोला ही था आपको कि फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके बाद सीधा सा रास्ता बन गया है नेक्स्ट भर्ती का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट भर्ती भी सीईटी के थ्रू ही हरियाणा पुलिस की होने वाली है। लास्ट में पढ़ोगे तो वो आपको मिल भी जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी वही अप्लाई होंगी जो हमेशा से चलती आ रही है, बीच बीच में इनमें टाइम टू टाइम जो चेंज भी हुए हैं तो वो भी सारे के सारे एप्लीकेबल करेंगे। अब रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस फॉर्म को अभी लगा दें। आप रिजर्वेशन तो चाहते हैं, फॉर्म आप लगाते नहीं हैं, अटैच नहीं करते हैं, या किसी से फॉर्म भरवाते हैं वो गलत आपकी कैटेगरी भर देता है, तो उसका समाधान कोर्ट में भी ढंग से नहीं होता। ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ, फार्म तो कम से कम ढंग से भर लिया करो। एग्ज़ाम तो तब पास करोगे जब कम से कम फार्म तो ढंग से भरा हो, ठीक है। फार्म किसी और से भरवाते हो, फिर बाद में रोना रोते हो कि मेरे साथ ये हो गया, तो वो रोना आपकी ही गलती है, वो ना कि किसी और की, ठीक है। तो फॉर्म अपना पास बैठ के अच्छे से भरवाएं। अगर आप जॉब चाहते हो और आप अच्छे से ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से फॉर्म भरिए अपना तसल्ली से। अच्छा, ये EW सर्टिफिकेट जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट जो देती है वही वाला कंसिडर किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो लिखा भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा। ESP कैटेगरी जो है 2018 में जो पॉलिसी बनी थी वही ग्रेडेशन चलेगी। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट उसी तरीके से मिलेंगे। ये थोड़ा सा आप पढ़ लें, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी कई बार बता चुके हैं। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं। बोथ द रिजर्वेशन आर हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन who is selected against the post reserved for ex-servicemen will not be counted against the post reserved for PWD, ठीक है। तो इट मीन्स ये है कि जैसे कोई पहले से डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, तो वो एक्स सर्विसमैन में चला गया तो उसको PWD वाले में काउंट नहीं किया जाएगा।
In all circumstances, the benefit of reservation against the post reserved for ex-students shall be admissible at the time of final selection list only and not at the prelim test, मेन टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, तो सारे जो बेनिफिट है रिजर्वेशन के वो लास्ट में देखे जाएंगे। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी उस पर हम ध्यान देते हैं। ये आप देख लेना, ठीक है। एज लिमिट आपको पता ही है 42 ईयर्स है, लेकिन जिन्होंने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, तो उनको रिलैक्सेशन दी गई है। चलिए जी, फेक डिग्री वाले सावधान रहे। 9.4 में दे रखा है ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है फिर इसके बाद, हाँ जी, ये देख लें थोड़ा सा क्या क्या फ़ोटो अपलोड करना है आपको। जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए। फ़ोटो शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी इन कलर एंड ऑफ द साइज़ ऑफ 2 इंच, ये रहना चाहिए 2x2 इंच। ये आप अच्छे से सारी चीज़ें देख के अच्छे से करें, कोई गलती ना करें। अभी भी कोई मिस्टेक है तो उसको चेंज कर लें। और फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसको देखते ही लगे कि हाँ ये वाला यही है, ये नहीं कि ना ये तो ऐसा है ही नहीं। तो ऐसा ना हो, एकदम से अच्छी फ़ोटो बनवाई, अच्छी लगाई। पुरानी फ़ोटो लगाते ही क्यों आप लोग? गलतियाँ ऐसी करो ही ना आप कि कल को आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। चलिए जी, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं ये देख लें आप। स्कैन कॉपी एसेंशियल, जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10th है, शोइंग डेट ऑफ बर्थ और अदर रिलेवेंट डिटेल्स। स्कैन कॉपी SC BCA BCB WS IAS जो भी आप हैं जिस कैटेगरी से, वो ज़रूर लगाएं। सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स जिससे मिलते हैं आपको वो लगाएं आप। फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट का सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट शो हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है, ठीक है। बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका, तो अदर जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी वो सारे आपने लगाने हैं, ये ज़रूरी है बहुत। अब आ जाते हैं सिलेबस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इवन भले सिलेबस इन्होंने दे दिया है, लेकिन जो चीज़ देनी चाहिए थी वो नहीं दिया है। तो आप एक पॉइंट से समझ जाएंगे कि ये जो लास्ट में ETC देते हैं ना, बस इसी में सारा राज छुपा हुआ है। तो आप ये ना सोचे कि जो टॉपिक दिए हुए हैं यही आएंगे, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। वैसे इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया। हिस्ट्री दे दिया तो हिस्ट्री मतलब पूरी हिस्ट्री, अब चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री दे, चाहे वो इंडिया की हिस्ट्री दे, चाहे वो कहीं की हिस्ट्री दे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, इवेंट्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी। आई होप कुछ चीज़ें नहीं छोड़ी इसमें। रीजनिंग का सिलेबस दे दिया है, देख लें इनको अच्छा से। और मैथ का दे दिया। मैथ में अच्छी बात यह है कि इन्होंने 11th-12th का मैथ का नहीं दिया है कोई भी टॉपिक। 10th तक की मैथ के सिलेबस दिए हुए, ये अच्छी बात है। कम से कम आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की खबर है, नहीं तो उन बच्चों के साथ हमेशा से HSC जो है गलत ही करती आई है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे सर आप सिलेबस बताइए इसमें क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो सारे टॉपिक्स बैच में मैं करवाता हूँ हमेशा से वही है। आप नहीं देख पा रहे हैं, आप उन टॉपिक पे जा रहे हो। आप देखिए जैसे स्पॉट द एरर है, स्पॉट द एरर में कोई भी एरर हो सकती है, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब। ये आपको डायरेक्ट टॉपिक नहीं देंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लेकिन एरर तो इन्हीं में से आएगी ना। एरर कोई अलग से तो टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो एरर तो कोई भी हो सकती है। पूरी ग्रामर आपकी होनी चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स का पता है क्या कौन सा टॉपिक होता है? तो विषय नहीं है ये कोई। फिलिंग द ब्लैंक्स में आर्टिकल भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में नाउन भी आ सकता है, फिलिंग द प्रोनाउन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, प्रेपोजिशन कंजक्शन भी आ सकती है, टेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, वर्ब का क्वेश्चन भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आ सकता है। तो इन चीज़ों में ना पड़ेगी, पूरी ग्रामर है ये, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, अब इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो कैब सारी चीज़ें दे ही रखी है। एक्टिव पैसिव वॉइस दे रखी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दे दी, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ठीक है।
और पैसेज दे दिए, टेंस, क्लोज, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन। ये एक नई चीज़ आ गई है, क्लोज, सेस और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन आज तक एचएससी ने एक ही बार दिया है और मुझे नहीं लगता कि अगले एग्ज़ाम में दे देगी, बट ये है कि इन्होंने सारा डाल दिया। सीधा सा कहने का मतलब मेरा यही है कि सारे टॉपिक हैं, कल को ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि नहीं दे रखा। आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये सिलेबस से बाहर कुछ होता ही नहीं एक्चुअल में। ग्रामर वगैरह में तो हिंदी व्याकरण देख लीजिए, शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, विकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, सारी चीज़ें दे दी। जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट हरियाणा के लिए। ठीक है, अब इसमें सिलेबस किस चीज़ का नहीं दिया है वो आप जान लें। मुझे नहीं लगता, सारा कुछ इन्होंने दे दिया जो इन्होंने देना चाहिए था। ठीक है, हरियाणा में सब चीज़ें लिख दी, एक एक मोटा मोटा वर्ड लिख दिया, तो इट मीन्स उसमें कुछ भी आ जाए, कितना ही गहराई से पूछ ले, कितना ही डीप पूछ ले, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनेशन, ठीक है, अपीयरिंग CAT 2022 लिखा है, ये एक अच्छी बात है इस पर। ठीक है, इट मीन्स ये कि 2022 में एग्ज़ाम हो जाएगा। वैसे तो अगस्त में ही होना है, फिर भी मतलब कम से कम 2022 लिखा है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे तो 2023 सोच के चल रहे थे बहुत सारे। अब बात करते हैं, एक स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिन फॉर द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर बट ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु qualify CET for which the distribution allocation of post depart will be on merit based option given by the candidate. Candidates will be considered only against the categories of post for which they have applied in application form, even if they are higher on merit in common result but have not applied in any category of post, they will not be considered for selection against that post. बहुत गजब की दिमाग लगाया हुआ है। मैंने एक बार आप शायद बोला था कि मैं चेयरमैन से मिलूँगा, तो मैं बात करने वाला था इसी एक पॉइंट के लिए बस, क्योंकि ये सोशल इकोनॉमिक जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, ध्यान से समझिए इसको। कमीशन एक ही कॉमन स्किल या रिटन एग्जामिनेशन लेगा। डिफरेंट नॉमेनक्लेचर मीन्स जो अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे ग्राम सचिव हुआ, पटवारी हुआ, तहसीलदार हुआ, नायब तहसीलदार जो HSC लेती है, कानून को हो गया, या ग्रेजुएशन बेस पे सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका इकट्ठा पेपर हो जाएगा। मीन्स 5000 वैकेंसियाँ, 6000 वैकेंसियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, उसका पेपर होगा फिर सेकंड वाला। और फिर उसमें 20,000 बच्चों को बुलाएंगे, कम से कम 5000 होगी तो 20,000 बच्चों को बुलाएंगे। तो जिसके पास सोशल इकोनॉमिक नहीं है वो निराश ना हो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। कोई सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते, सारे सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे। अगर आप, मैं 5000 वैसे अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हो सकता है वैकेंसी 4000 हो, तो आप इतना ज़रूर अच्छे से तैयारी करिए कि आप 10 से 15,000 रैंक के बीच में आ जाएं, ताकि ये ही आपके लिए मेन अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिसके पास सिंपल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और सोशल इकोनॉमिक के नंबर नहीं है, तो ये एक भर्ती है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं सेकंड टेस्ट में। तो पहले टेस्ट में अगर 15,000 रैंक ले लिया तो सेकंड टेस्ट दे पाएंगे, और सेकंड में फिर आपको वही 3-4 हज़ार में आना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब मिल पाएगी। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। अब इसमें एक पॉइंट जो मैं बात करने वाला था चेयरमैन से, वो ये है कि आप इकट्ठा पेपर लीजिए सभी का, और फिर उसके बाद अप्लाई करवाइए, ये दीजिए भी आप, ये वैकेंसीज़ हैं, इनमें से आप अपना सिलेक्ट करिए कौन सी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। मान लो कि अब जैसे हम जॉब पे हैं कलरक, तो कलरक के जैसी जॉब होगी, अब सीधी सी बात है, कलरक की जॉब पे हैं, कलरक की जॉब तो ज्वाइन करेंगे नहीं, तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो हमें सेलेक्ट करनी है, जिसका हमें लगता है कि अच्छा पे स्केल है, अच्छी जॉब है, जिसमें हमें जाना है, ठीक है, जैसे पटवारी में नहीं जाना तो पटवारी नहीं करेंगे हम सेलेक्ट, ठीक है, कलरक में जाना नहीं है क्योंकि पहले से हैं, तो वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, कि उससे हमें जो मिलनी होगी वो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो वो कम से कम किसी दूसरे को मिल जाए। ये ना होगी वो हमें ही दोबारा से कलरक बना दे, या जो हम चाहते नहीं पटवारी बना दे। इससे अच्छा ये है कि हम वो अप्लाई करें जिसमें हम जाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ों से ये भी होगा कि बार बार इनको वेटिंग वगैरह लगाने का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में लगभग जितने क्लियर हो जाए उतना अच्छा रहता है। ठीक है,
तो इन्होंने ये कहा है कि इवन इफ दे आर हायर ऑन मेरिट इन कॉमन रिजल्ट बट हैव नॉट अप्लाइड इन एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट दैट पोस्ट। इट मीन्स अगर वो मेरिट में तो हायर है कॉमन रिजल्ट में बट नॉट अप्लाई, किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा उस पोस्ट के लिए। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लें। अब देखो, इफ़ एन एग्ज़ाम इज़ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट्स देन कमीशन में फॉलो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट। ये बात फिर इन्होंने आज क्लियर कर दी। बारिश आ गई है तो मैं छत पे था, मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तो मैं एक बार वीडियो को होल्ड कर। हाँ जी, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन जैसे अभी हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में लगा है ना, और इसको कोर्ट से अगर क्लीन चिट मिल जाती है, वैसे तो चेयरमैन साहब अक्सर कहते रहते थे पहले भी क्लीन चिट मिली हुई है, मैं क्लीन चिट मिली हुई है, मिली तो आज तक नहीं लेकिन ठीक है अब मिल जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, मिल जाए तो फिर उसके बाद इसी बेस पे ही आगे भी यही चलेगा। हाँ, लेकिन अभी भी समस्या वही चीज़ें बनी हुई है कि मान लो आपको इजी पेपर मिल जाए और फिर आप अच्छे नंबर लेने के बाद भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि आप सारे सब्जेक्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि अब सब जैसे सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है खास करके मैथ का, ठीक है, उसी बेस पे कह रहा हूँ मैं कि आप बाहर नहीं होंगे, क्योंकि अब 11th-12th का मैथ नहीं दे रहे हैं, सब कुछ 10th तक का दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो साथ लेके जाते हैं पेपर देते टाइम पे, वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्क्रूटनी विल बी कैरिड आउट थ्रू ड्यू प्रोसेस। एक चीज़ यहाँ सेकंड पॉइंट में दे रखी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कभी भी किसी कैंडिडेट को बुला सकती है प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ विद डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, फोटोकॉपी अटेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ, आईडी प्रूफ के साथ, चेक। अगर कोई उसका क्लेम गलत मिल जाता है तो उसका कंडीशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये 19वां पॉइंट देख लो, इफ स्किल एंड जैसे ये पीछे ऊपर दे ही रखा था, फिर भी इन्होंने ले लिया है दोबारा से एक बार वो, इसमें थोड़ी चीज़ें अलग हैं। स्किल और रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्प फॉर मल्टीपल पोस्ट और डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम होता है, तो देन डिटेल्स ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट्स, ऑनलाइन ली जाएंगी भैया। ही शैल बी नॉट कंसिडर फॉर ए पोस्ट डिपार्टमेंट इफ ही आर नॉट इंडिकेटेड हिज आर प्रेफरेंस फॉर इट। मान लो कोई डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट नहीं किया, उस डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, कई बार डिपार्टमेंट नहीं भरते कई लोग, तो उनको ऐसा नहीं कि अपने आप मिल जाए, उनको दिया ही नहीं जाएगा। तो कैंडिडेट्स एडवाइज टू बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस में ध्यान करते हुए करें। कल जी फलाने ने भर दी मेरी, तो मैंने तो दोस्त से भरवा लीजिए, ये भरवा ले, बाद में रोते हैं। ये बहुत अजीब, मैं कई बार ये चीज़ों को लेके बड़ा इरीटेट होता हूँ यार, ये लोग कैसे मतलब जॉब करेंगे जिनको ये नहीं पता है कि आपको डिपार्टमेंट भरने हैं, या वो डिपार्टमेंट दूसरों से भरवा रहे हैं, फार्म दूसरों से भरवा रहे हैं। ये अजीब ही दुनिया के लोग हैं, मतलब भगवान भला करे इनका, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ऐसी हम कामना करते हैं। वंस द कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड हिज और फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस एज पर हिज और मेरिट ही विल बी नॉट कंसिडर फॉर एनी अदर ऑप्शन। अब मान लो उसको फर्स्ट मिल गया, 4 भर दिए उसने, फर्स्ट मिल गया, तो ऐसे थोड़ी ना जी मेरा तो फर्स्ट पसंद को नहीं, सेकंड लूँगा, ऐसा नहीं होगा। जो ज़्यादातर अक्सर होता है ना जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट सही नहीं है जी, तो ये आपसे ऐसे थोड़ी कोई मतलब कोई गुड़िया का खेल है, ठीक है, कि आप चलो नहीं बदल सकते, ये नहीं है।
एक बार जो चीज़ें हो गई वो हो गई। पोस्टें कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये दिया हुआ है 20 पॉइंट एक पॉइंट में। अब ये ओमार सीट वाला देख लो, ओमार सीट पे अक्सर चेयरमैन भी बोलता रहता है, तो मैं भी इसमें बता दूं क्या लिखा है। ओमार सीट्स विल हैव टू फॉलियोज ओरिजिनल ओमार एंड कमीशन कॉपी। द कैंडिडेट शैल नॉट मार्क एनीथिंग ऑन कमीशन कॉपी। द इम्प्रेशन ऑफ ओरिजिनल ओमार सीट विल ऑटोमेटिकली बी मार्क्ड ऑन कमीशन कॉपी ऑफ ओमार आंसर सीट। वही है, ऊपर से भरते हो तो नीचे वाले अपने आप भर जाते हैं। पेंसिल यूज करनी नहीं है डार्कनिंग के लिए। ई मोर देन वन सर्कल इज फाउंड डार्कन द आंसर विल नॉट बी वैल्यूडेड। देखिए, एक से ज़्यादा करोगे जी, मैंने तो 2 गोले भर दिए, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको स्क्रैच किया, समझ किया, ठीक है, या कहीं न कहीं आपने इरेजर नेल से, कई नाखून रखती हैं लड़कियां तो नाखून मार देती हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखें। ब्लेड, वाइट फ्लूड, वाइटनर, इनका कोई भी यूज़ करोगे आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और मार्कशीट कैंसिल हो जाएगी, और वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बात अच्छे से लिख रखी है। तो जिन्होंने जानवरों की तरह अपने नाखून बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, या जो ब्लेड, वाइट फ्लूड और जो यूज़ करते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। खास करके ये फीमेल में नाखून वाली एक गंभीर समस्या जो है चल रही है। देखिए, कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन ओपन, जनरल और पेरेंट वर्टिकल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द फाइनल रिजल्ट ओनली, नॉट एन इन प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रोवाइडेड दे हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट रिलैक्सेशन। एक चीज़ क्लियर कर दें, मान लो BCB में है, EWS वाले बच्चे हैं या और कैटेगरी के भी बच्चे हैं, वो ये सोचें कि हम तो जनरल में चले जाएं पहले में, तो सेकंड में हम चले जाएं EWS या BCB। ऐसा नहीं होगा। आपने अगर जनरल से अप्लाई किया तो दोनों में जनरल रहेंगे, अगर BCB से अप्लाई किया तो दोनों में BCB में रहेंगे। हाँ, लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वो सेकंड जो फाइनल टेस्ट है ना, उसमें जनरल में जा सकते हैं। मान लो अभी आपने क्वालिफाई किया BCB से, सेकंड टेस्ट होगा, फिर सेकंड टेस्ट में आपको बुलाया गया BCB के अकॉर्डिंग, लेकिन आपकी मेरिट इतनी अच्छी गई, आपके इतने मार्क्स आए और आप पहले मतलब जनरल में ही क्वालिफाई कर गए, तो आप वहाँ पे आपको जनरल मिल जाएगी, ठीक है। बस बेनिफिट आपने कैटेगरी का ना लिया हो, बेनिफिट मीन जैसे पुलिस की भर्ती होगी तो उसमें एज का रिलेक्शन ना लिया हो तो मिल जाएगी। देयर इज नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो कॉरेस्पॉन्डिंग इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। दोबारा से रिवैल्यूएशन नहीं होगा, रीचेकिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कमीशन आपको डिस्प्ले करेगी भाई, स्कैन इमेज ऑफ ओमार आंसर शीट इन रिस्पेक्ट लॉगिन ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आप लॉगिन करोगे पब्लिक नोटिस आपको मिलेगा भाई, इसके बाद आपको स्कैन कॉपी आप देख सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, टाई केसेस का मतलब समझते हो, इक्वल नंबर आ जाए, तब उस केसेस में क्या होगा। वेयर मोर देन वन कैन स्कोर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन प्लस सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, टाई विल बी रिसोल्व बाय अप्लाइंग द। पहला तो सबसे ज़्यादा रिटन एग्जाम, जो पहले भी यही होता था, ज़्यादा रिटन में जिसके ज़्यादा आ जाएंगे वही हो जाएगा। मान लो एक के तो 64+5 है और एक के 69 है, तो 69 वाला ही कंसिडर किया जाएगा पहले। अब आ जाए दूसरी बात, अब 2 लड़के हो गए 64+5 वाले, तो उन दोनों में से क्या, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो सबसे उम्र में ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। अगर ऐसे भी हो जाता है कि चलो भाई दोनों की उम्र ही बराबर है, फिर एक बेनिफिट जाता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का। मान लो किसी का नाम अमन है और किसी का नाम मुकेश है, तो अमन को बेनिफिट जाएगा। ये एक फ़ायदा होता है जो रेयर ही लाइफ में किसी को मिलता है अल्फ़ाबेटिक का भी। तो कई के नाम रखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट के इसी करके, ये बहुत रेयर ही होता है, ठीक है, इतने तक जाती नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तक मैटर रह जाता है।
अच्छा, फिर भी टाई केसेस के मैटर में अगर डिपार्टमेंट कोई और क्राइटेरिया बताती है केस को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो भी अप्लाई किया जा सकता है। आंसर की विद रिस्पेक्ट टू स्किल एंड रिटन एग्जाम आंसर किल बी बेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट में मिलेगी कैंडिडेट्स। अच्छा, एक बार और इस बार नई चीज़ ये है कि 100 रुपये आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत लगा देते हैं। ये भी मैंने देखो 15-15 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन के लगा देते हैं फालतू। मुझे थोड़ा उसका गलत हुआ उसने लगा दी, बस कोई मतलब नहीं, और कहीं से बुक से उठा के लगा दे। तो कम से कम अब ये ठीक हो जाएगा कि चार्जेस लगेंगे तो जो वाजिब क्वेश्चन है उसी पे लगेगा ये, क्योंकि सीरियसनेस को नहीं समझते स्टूडेंट्स। मैंने देखा है सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेके, वो हर चीज़ को मजाक में, हर चीज़ को उड़दंग में सोचते हैं। अब ये देखो, बस भगवान करे सद्बुद्धि दे एचएससी को भी, क्या कम से कम आंसर की रिवाइज करके डालें, ठीक है, आंसर की दे दी फिर रिवाइज करके दोबारा आंसर की डाल दें, ये चीज़ और कर दें। बाकी देखते इसमें इन्होंने क्या लिखा है। At the time of uploading answer key will be scrutinized before finalizing the answer key and decision of the commission in this regard will be final. Row present regarding answer key will be entertained later. Final answer key will be placed on website of, चलो ये अच्छी बात है, लिख दी इन्होंने। फाइनल आंसर की प्लेस की जाएगी वेबसाइट पे आफ्टर द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनल रिजल्ट के बाद। फिर वही समस्या, पहले ही कर दो। ये देख लो भाई, आप कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, मल प्रैक्टिस होती है आपकी साइड से, तो आपको कितने साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा? 2 साल के लिए डिबार कर दिया वो मार्कशीट जो है, ठीक है। अगर आप वो उसको हाल से ले जाते हो, ठीक है, भाग जाते हो आप लेके सीट वगैरह को, मार को, रफ सीट को, या कुछ भी चीज़ ले जाते हो, ठीक है, कमीशन कॉपी ले जाते हो एडमिट कार्ड की, ठीक है, तो आप 2 साल के लिए डिबार हो जाएगा। लिविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू अनइनफॉर्म ड्यूरिंग, बिना बताए निकल लिए, 2 साल के लिए फिर डिबार हो जाएंगे। मिसबिहेव किया, ये मिसबिहेविंग वाला देख लो भाई अच्छे से, कल को आप कहीं फिर, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और ऑब्स्ट्रक्ट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन नॉट टू, कई लड़कियां हैं वो अल्लाह करती हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां करती हैं, ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, इसलिए मैं लड़कियों का नाम ले रहा हूँ। कई बार होता है कुछ कुछ, एक आध अलग ही रेयर ही किस्म की प्रजाति होती है वो, ठीक है, जो शोर ज़्यादा करती हैं, बातें ज़्यादा बोलते हैं, काम पे कम ध्यान होता है उसका, ठीक है। तो ऐसे वाले थोड़ा सा ध्यान रखें। Appearing the same examination more than one in contravention of the rules। चलो, हाँ, एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में बैठ गए, 2-3 बार अप्लाई कर दिया अलग अलग उससे, तो वो चीज़ें भी ध्यान रखें। चलो ये पढ़ लेना आप, इतनी छोटी चीज़ें पढ़ लेना। अब यहाँ से है कमीशन डिसीजन फाइनल, जो कमीशन डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा किसी भी चीज़ को लेके, ये इन्होंने पहले क्लियर कर दिया। In case of biometric thumb or facial mismatch of data taken at the time of examination, at time of scrutiny, before making recommendation at the time of joining or at any other stage, तो candidate will be cancelled on grounds of impersonation, or candidates will be debarred as per para 23. Criminal proceeding also shall also be initiated against such candidates impersonators। यानी भाई वो बंदा ही फंसेगा और उसकी जगह जो सीटर है वो भी फंसेगा, ठीक है, किसी और से पेपर दिलवा तो वो भी फंसेगा, दोनों के ऊपर केसेस चलेंगे। ये ना सोचे कि खाली उस पर चलेंगे, ये गलत चीज़ हो रही है। मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल इन देयर लॉगिन्स आफ्टर द फाइनल रिजल्ट फॉर ऑल। ये सबका करना चाहिए इनको, ये मार्क्स इंडिविजुअल नहीं करने चाहिए, ये तो सबका कर दे भाई, इस फलाने के इतने, पूरा नाम डिटेल सारी चीज़ें। पारदर्शिता तो इसी को कहते हैं। अब मेरे रिजल्ट में देख लो, तुम्हारा तुम देख लो, ये पारदर्शिता नहीं होती। पारदर्शिता होती मेरा रिजल्ट कोई और देख ले और औरों का मैं देख पाऊँ, ताकि ये क्लियर रहे कि हाँ भाई ये है एक्चुअली मेरी रिपोर्ट, ठीक है। नहीं तो हमें पता ना लगे, वो बच्चा ना लग जाए जो पढ़ता ही ना हो, और वो ना लग पाए बेचारा खूब पढ़ता हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एचएससी को और सोचनी चाहिए।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी बट चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी आपका कोई पॉइंट्स आपको लगता है तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। रिजल्ट विल रिमेन पार्शियल इनकम्प्लीट टिल फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट तक रिजल्ट जो है वो पार्शियली रहेगा, मतलब नहीं बताएंगे भाई कट ऑफ कितनी है क्या कट। फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट पोस्ट इज डिक्लेयर एंड ओनली आफ्टर कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड देयर स्कोर एंड एलिजिबिलिटी स्टेटस। फाइनल बाद में भी बताया जाएगा, पहले का तो हो जाएगा, सेकंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड, ये आ गया भाई, ये गलत चीज़ कर दी इन्होंने। ये पहले ही कौन सा आरटीआई का जवाब देती थी एचएससी जवाब देगी, अब इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि हम किसी भी तरीके से आरटीआई से हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे रहेगी वो भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेगी, ऐसा थोड़ी लाइफ टाइम रहेगी। तो ऐसा कह रहे हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द अपलोडेड इन्फॉर्मेशन कीप अप विद देम, और फ्यूचर के लिए आप अपने पास रखें, अपलोड जो कर दिया ना उसको डाउनलोड कर लो और अपने लिए फ्यूचर के लिए रखो। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई शैल बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल और कंप्लीट रिजल्ट। उसके बाद दी जा सकती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी अदर कैंडिडेट अंडर आरटीआई शैल बी प्रोवाइडेड इन व्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इंस्ट्रक्शन, ये जो 2016 5 जनवरी 2021 को दी थी, ठीक है, ये पीछे लेटर आया था, आप इनको पढ़ दें, ठीक है। चलो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये डिपार्टमेंट में जाने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी वेरिएशन बिटवीन द टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन रूल्स। चलो ये चीज़ें फिर देखते हैं। ये अच्छे से वीडियो को पूरा देख लेना भाई, कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लेना, और जो पॉइंट समझ ना आए वो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना जी, ये मुझे समझा दो ताकि मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूँ। ये अनेक्षर हैं जो आपको लगाने हैं साथ में, ठीक है, बनवा लेना, और जिनके सिग्नेचर करवा लेना, किस किस से करवाने से, नंबरदार, एमसी, पटवारी, तहसीलदार, ऐसे तो इनसे करवा लेना, ठीक है। अब इसमें पूछना मत जी कब बना होगा, जो फार्म भरे उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अच्छा, नो जॉब वाला मैटर, जो नए इंस्ट्रक्शन हैं उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। ये आप देख लेना डेफिनेशन किसकी क्या है, किसी का डाउट है तो सोशल इकोनॉमिक पे फिर से वीडियो बना देंगे। ये है वैकेंसीज, कौन से डिपार्टमेंट की है, संख्या नहीं बताई है ये, लेकिन दे रखी है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, क्लर्क है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। फील्ड ऑफिस में भी कंप्यूटर टेक्नीशियन है, डिप्टी रेंजर है फॉरेस्ट में, हेल्थ में डाइटिशियन है, आयुष डिपार्टमेंट में डिस्पेंसर आयुर्वेदिक की पोस्ट है भाई, डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है हेल्थ में, ईएसआई हेल्थ केयर में भी डिस्पेंसरी आयुर्वेद की भी है, और डिस्पेंसरी यूनानी की भी आयुष डिपार्टमेंट में, अच्छी बात है ये। आयुष डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन वगैरह है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रीशियन हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की है भाई, एक्साइज एंड टैक्सेशन में ये अच्छी भर्ती आ रही है, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, फीटर, फॉरेस्ट रेंजर आ गई, फॉरेस्ट में फॉरेस्टर आ गई, ये भी अच्छी पोस्टें हैं, ठीक ठाक है कुल मिला के। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बच्चे पूछ रहे थे जी इंस्पेक्टर की पोस्ट, वो आ गई है, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर है, हो सकता है वही सब इंस्पेक्टर को इन्होंने इंस्पेक्टर कर दिया हो या पता नहीं, जो भी है ये आगे क्लियर हो जाएगा। जेई की पोस्ट हैं, सिविल, मैकेनिकल, हॉर्टिकल्चर में भी हैं, ठीक है। कोच, जूनियर कोच वगैरह की, जूनियर स्केल, स्टेनोग्राफर की अच्छी पोस्ट है, लैब असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट भी हैं, ठीक है। ये देख लिया, आयुष में लैब असिस्टेंट है, एनिमल साइंस लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन की सेकेंडरी एजुकेशन में भी है, ठीक है जी। लॉ एलडीसी ये HVPNL में है, जो बिजली वाला है, ठीक है, विद्युत। MPSW फीमेल ESI हेल्थ केयर में और हेल्थ में। इसके अलावा पटवारी की है लैंड रिकॉर्ड्स में और PWD में। फार्मासिस्ट की पोस्ट है दक्षिण DHBVN में भी है, HVPNL में है, ESI हेल्थ केयर में भी है, हेल्थ में भी है। प्लम्बर वगैरह की पोस्ट है, प्रूफ रीडर, इंग्लिश, हिंदी, ये DPR में आएंगी, जो न्यूज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है।
ये आर्किटेक्चर की है, फिर एक्साइज टैक्सेशन स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, शिफ्ट अटेंडेंट वगैरह है, स्टैटिकल असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट हैं सभी डिपार्टमेंट में। इसके बाद ठीक है दोनों लैंग्वेज में स्टेनो की अच्छी पोस्टें हैं, इसका मतलब सब डिवीज़न क्लर्क स्टोर कीपर वगैरह की पोस्टें भी हैं। तबला प्लेयर की फिर से आ गई है हायर एजुकेशन में, जिनका पहले अभी तक कोई शायद समाधान हुआ नहीं। टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भी पोस्ट हैं, ठीक है तो अच्छी पोस्ट है ये भी। तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो गया, अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी ऑफिसर लेवल की जॉब है भाई, जो ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर है, टूरिस्ट ऑफिसर है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर HAU हिसार में, वाटर पंप ऑपरेटर जिसकी बात हम कर रहे थे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं, बुक बाइंडर हैं, स्टेनो क्लर्क ऑपरेटर क्लर्क्स वगैरह की पोस्ट हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र ये आ गया। आप 452 और 453 इसको देख लो, मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल जिसकी हम बात कर रहे थे, 5000 मेल कांस्टेबल 1000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती भी इसी में आने वाली। तो ये मैंने लगभग जितने क्वेश्चन थे आपके बता दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं आपको कहूँगा आप स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है, और मैं प्रयास करूँगा कि आप उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। लेकिन अंधे मत होना, पहले ये वीडियो पूरी देख लेना। कभी इस वीडियो में मैंने वो चीज़ें बता दी और उसी का स्क्रीनशॉट फिर भेज दो कि ये मुझे वीडियो के थ्रू बता दो। तो जो जो क्वेश्चन है आप कमेंट करें, किसी का और कोई डाउट पूछ लें। अच्छा एक साथ और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ डियर, ठीक है, इंग्लिश का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, 500 फीस है और ये बैच चलेगा आपका दिसंबर तक, ठीक है। इसके बाद CET सेकंड टेस्ट के लिए भी होगा, उसमें भी आपकी इंग्लिश काम आएंगी, ठीक है। कॉमन टेस्ट में इंग्लिश अच्छी आने वाले, अच्छे मार्क्स के आने वाली है, इसलिए ये भी आपको मैं आगाह कर देता हूँ। सिलेबस भी आपको दे दिया इतना अच्छे से इन्होंने, तो ये इस बार हल्के में लेके ना चले इंग्लिश को, ठीक है। तो पढ़ लें, मेहनत करें, जिसको बैच ज्वाइन करना बैच ज्वाइन करके पढ़िए, फ्री पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस फ्री भी हैं। इंग्लिश विद प्रवीण टाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। और भी कोई सुझाव है आपका और लगता है कि चेयरमैन से बात जानी चाहिए, लेकिन पहले इसको पढ़ के इसके बाद, ठीक है, पूरी वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।